बंगाल में चुनावी घमासान मचा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी अपनी ताकत लगा रखी है। अमित शाह लगातार बंगाल में कैंप कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैट्रिक लगाने के लिए अपनी कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती हैं। आए दिन नए नए बवाल और नए नए पॉलिटिकल स्टंट भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हम यूपी में बैठकर बंगाल चुनाव की इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बंगाल चुनाव के तुरंत बाद यूपी में भी विधानसभा के चुनाव होंगे। और जो स्थिति बंगाल में ममता बनर्जी की है, कमोबेश वही स्थिति यूपी में भारतीय जनता पार्टी की भी है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की जद्दोजहद में है और यूपी में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार अपनी सरकार बनाने की जद्दोजहद में लगी हुई है। बंगाल के बाद जाहिर तौर पर यूपी में ही घमासान मचेगा। और जैसा कि अखिलेश यादव ने इस ओर इशारा करते हुए कहा भी था कि जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म होंगे, वैसे ही यूपी में भाजपा का पूरा दलबल आ जाएगा। लेकिन बंगाल के चुनावी नतीजे पर, यूपी के इलेक्शन पर जो कि 2027 के मार्च अप्रैल में होंगे, उस पर क्या असर पड़ेगा, इन सब बातों को समझने के लिए हमने इनवाइट किया है वरिष्ठ पत्रकार सुनीता आयरन जी को, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स में बहुत लंबे समय तक जिन्होंने कार्यभार देखा है, रेजिडेंट एडिटर के पद पर बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और सबसे खास बात सुनीता जी के बारे में ये बता दें कि 2007 के पहले सुनीता मैडम ने जो प्रेडिक्शन किया था कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी और मायावती की पूर्ण बहुमत की सरकार स्टेट में आ जाएगी, और वो प्रेडिक्शन सही हुआ था। प्रदेश में पहली बार मैडम बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी और आपने इसका ऐलान चुनाव से बहुत पहले कर दिया था। तो जी। राजनीति को, यूपी की राजनीति को अर्श से लेके फर्श तक बहुत अच्छे से मैडम समझती हैं। मैडम, बंगाल के बारे में, अब यूपी की तो बात करेंगे लेकिन एक बार बंगाल के बारे में थोड़ा समझना चाहेंगे कि वहां जो द्वंद चल रहा है, वैसा इलेक्शन तो शायद ही किसी स्टेट में कभी देखने को मिला हो। हालांकि बंगाल में राजनीतिक मार जो है उसका एक लंबा इतिहास भी रहा है। पहले वामपंथियों और तृणमूल कांग्रेस के बीच हुआ करती थी वो लड़ाई, राजनीतिक और वो हिंसात्मक भी कई मामलों में हो जाया करती थी। इस बार के इलेक्शन में आपको क्या दिख रहा है, क्योंकि सरकार को तीसरी बार रिपीट करना ये भी कम चैलेंजिंग नहीं होता है, और वो भी तब जब भारतीय जनता पार्टी का पूरा अमला बंगाल में लगा हुआ है। जी। देखिए, ये बहुत टाइम से भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल को जीतना चाह रही है। और वहां पे जो इस समय के कॉन्टेस्ट है वो दो ही पार्टी में है। वो है तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी बहुत उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है। और जो लड़ाई होगी वो, देखिए, ममता बनर्जी इज अ स्ट्रीट फाइटर। वो मुख्यमंत्री रही हो, कुछ रही हो, ना तो उनका पहनावा बदला, ना उनके पॉलिटिक्स करने का तरीका बदला। वो बिल्कुल। आज भी रबड़ चप्पल में धोती पहन के वो पूरे बंगाल में घूम लेती हैं। और बीजेपी को एक ऐसे मुख्यमंत्री से लड़ाई इस समय करनी पड़ रही है जो कि वो भी बहुत पॉलिटिकल है। जी मतलब वो हर तरह से लड़ सकती हैं, जी फिजिकली, मेंटली, हर तरह से अगर लड़ाई करनी है तो वो पूरी तरह से कर सकती हैं। और अगर ब्यूरोक्रेसी का भी इस्तेमाल होता है तो दोनों लोग अगर करते हैं तो दोनों अच्छी तरह से कर सकते हैं। जी जी। तो ये बहुत ही कीन कॉन्टेस्ट है। और अभी तक जो खबरें आ रही है उसमें ये है कि ममता का एक स्लाइट एज है, पर बीजेपी भी अपना पूरी तरीके से लगी हुई है। और वहां पे बहुत एक एक ये फीलिंग है कि हम बंगाली, बीजेपी की आई थिंक एक कमी है कि उनके पास कोई स्ट्रांग लोकल लीडर नहीं है। और बंगाल में बहुत ज्यादा लोकल लीडरशिप पे रहता है वो। उनकी आइडेंटिटी की जो बात है वो बहुत ज्यादा, अगर आप याद करें, एक बार प्रधानमंत्री जी ने ओ दीदी कर दिया था तो उसका रिएक्शन हो बिल्कुल गया था। बिल्कुल मैडम। तो एक, बट बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है। और बीजेपी बहुत टाइम से कोशिश कर रही है। उन्होंने कुछ मुद्दे ऐसे उठाए हैं जो सोसाइटी को
जो इनको एक तरह से इनका जो थोड़ा प्रो मुस्लिम टिल्ट है उसको एक्सपोज करता है। तो और उन्होंने कंट्री नेशनलिज्म को लेके भी, इन्फिल्ट्रेशन को लेके भी मुद्दे उठाए हैं। और ये भी कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। देखिए, ऑपोजिशन की जो स्टेट्स होती हैं उनको डबल इंजन का फायदा नहीं होता है। जो गवर्नमेंट होती है सेंटर में, वो उतना सपोर्टिव नहीं रहती है। और इत्तेफाक है कि 14 से मोदी जी रहे हैं और उधर ममता जी 11 से रही हैं। तो वो उस तरह की सपोर्ट उनको सेंटर से भी नहीं मिला है। जी और जी उनकी पॉलिटिक्स भी थोड़ी फर्क रही है, क्योंकि जी कम्युनिस्ट का गढ़ रहा है यहाँ पे। जी लेबर इंटेंसिव उनकी पॉलिटिक्स थी कम्युनिस्ट की। तो जी। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है, और उसका असर तो पड़ेगा सब स्टेट्स पे, सब पॉलिटिकल पार्टीज पे पड़ेगा। आप क्या कोई प्रेडिक्शन करना चाहेंगी, जिस तरीके से 2006 में आपने प्रेडिक्ट किया था यूपी के इलेक्शन को लेकर, बंगाल के बारे नहीं, में? मैं तब उस समय मैं यहाँ पे थी। 7 में भी करा था, 12 में भी करा था। हम लोग खुद देख रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। अभी हम पढ़ रहे हैं या थोड़ा बहुत फोन पे बात कर रहे हैं। जी। जो वहां से हम सुन रहे हैं उसमें लोग कहते हैं कि अभी फिलहाल ममता का एज है। और अच्छा। ये भी कहते हैं, बट एसआईआर को लेके और जो दूसरी तरह की बातें हैं उसको लेके वो बीजेपी को भी एक तरह से कहते हैं कि बहुत क्लोज फाइट में है। देखिए, अगर आप देखिए जहां जहां पे ऑपोजिशन का मुख्यमंत्री होता है वहां पे मैनिपुलेशंस पॉसिबल नहीं होती। जैसे बिहार नहीं में होता कहा है। गया, वहां पे जो रूलिंग पार्टी होती है ना वही मैनिपुलेशंस करती है। तो यहाँ ममता जी भी मैनिपुलेशंस कर रही होंगी। और जी बिहार में क्योंकि नीतीश कुमार साथ में थे तो बीजेपी के लिए आसान हो गया था। तो अगर आप कहीं पे भी देखे, बारिंग उड़ीसा जहाँ पे चीफ मिनिस्टर बीजेपी का था, वहां पे बीजेपी आई। नहीं तो जी। अधिकतर जहाँ पे जिस पार्टी का चीफ मिनिस्टर उसको कुछ एडवांटेज होता है। आपने इम्पैक्ट के बारे में इससे पहले वाले सवाल के हम्म, जवाब में कहा था कि बंगाल के इलेक्शन का यूपी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दो मैडम? तरह के इम्पैक्ट है। आप दोनों की पॉलिटिक्स देख लीजिए, एक तरफ आप देख लीजिए बीजेपी की, और दूसरी तरफ आप देख लीजिए समाजवादी पार्टी की, ऑपोजिशन की। जी मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं एनडीए, बट क्योंकि कलकत्ता में इंडिया नहीं है जी तो आईएनडीए ये नहीं है। तो यहाँ पे है, यूपी में है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में कुछ अंडरस्टैंडिंग रही है। जी। फर्क क्या पड़ेगा? अगर ममता बनर्जी जीत जाती हैं तो कांग्रेस और डिमोरलाइज हो जाएगी। मैं बिल्कुल। ऑपोजिशन, अभी मैं उधर ब्लॉक की बात कर रही हूँ। जी जी तो कांग्रेस की जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है यूपी में, वो थोड़ी कम हो जाएगी। अखिलेश यादव जी को भी सपोर्ट मिलेगा, मॉरल भी, अदरवाइज ऑल्सो, क्योंकि जी ममता बनर्जी हर तरह से उनकी सपोर्ट करेंगे। और उसके जी अलावा एक जो बूस्टर का काम करता है। जी अगर बीजेपी जीत जाती है, अगर बीजेपी जीत जाती है, फिर तो आप सोचिए आने वाले चुनाव में बीजेपी विल बी गंगो। फिर तो ये हो जी। जाएगा कि भाई अब तो उन्होंने बिहार जीत लिया, वेस्ट हम्म। बंगाल जीत लिया, यूपी तो जीत ही लेंगे। जी यूपी में भी बहुत एक यहाँ पे योगी उनके पास एक ब्रांड है। और यहाँ पे और अखिलेश जी ने पीडीए की राजनीति कर रहे हैं, जिसने 2024 में अच्छा उनको डिलीवर करा था रिजल्ट। तो जी यहाँ पे भी बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट है अगर हम 2024 को बेस बनाते हैं जी उसको देखते हुए। जी तो डेफिनेटली अगर बीजेपी वेस्ट बंगाल जीत लेगी तो यहाँ के काडर में जो एक तरह से कहते हैं ना लहर जो फैलेगी, जी। उससे देखिए थोड़ी पॉलिटिक्स में ये भी चीजें काम करती हैं। हम्म। माहौल, जो माहौल बनता है उसका भी एक असर होता है। तो फिर तो लोगों को लगेगा, अरे अभी तक तो दो राज्य थे, यूपी एंड बिहार की बात होती थी, बिहार वो नहीं जीत पाए थे, यूपी जीत लिया था जी बीजेपी ने। अब बिहार में भी उनका चीफ मिनिस्टर हो रहा है, चाहे वो बैक बैक एंट्री हो रही हो, बैकडोर जी एंट्री जी हो रही जी हो, बट हो रहा है। बट उन्होंने चुनाव जीता है उन्होंने। जी बट ये भी है कि चाहे आप कहें कि आज वो चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं उनका, वो डायरेक्टली इलेक्टेड उस तरह से नहीं है जैसे कि, क्योंकि नीतीश कुमार वाज द सीएम फेस उस जमाने जी में। पर उन्होंने, बीजेपी और नीतीश कुमार ने बिहार जीता था, और अब बहुत जी बहुत ज्यादा वोटों से जीता था। जी। तो अब वेस्ट बंगाल एक रह गया था उनके, एक मेन चैलेंज जो है। और फिर बिल्कुल। केरला जो अभी चुनाव है वो कम्युनिस्ट का गढ़ रहा है, वहां पे कांग्रेस अच्छा कर रही है। तो अभी अगर वेस्ट बंगाल जीत लेंगे तो बीजेपी का, आप समझ लीजिए कि जो एक है कि कांग्रेस मुक्त भारत का,
तो वो फिर एक जो है पूरे देश में फैलने का, वो उनका एक तरफ एक और स्टेप इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो डेफिनेटली यूपी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। एक तो आई थिंक कांग्रेस की बार्गेनिंग, अगर वो अच्छा नहीं करेंगे तो उनके बार्गेनिंग और कम हो जाएगी यूपी में, जहाँ पे मेन लड़ाई अखिलेश कर रहे हैं। और अगर बीजेपी वहां जीत जाती है तो फिर आप मान के चलिए कि उसका तो वो माहौल ऐसा क्रिएट होगा कि उसका इम्पैक्ट तो होगा ही। यदि आपने जैसा कहा कि यदि बीजेपी जीत जाती है, यदि वहां पर ममता बनर्जी जीत जाती हैं, तब तो समाजवादी पार्टी के लिए एक अच्छी स्थिति होगी। लेकिन यदि भाजपा जीत जाती है तो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत असहज स्थिति हो जाएगी। ऐसे में नहीं, इस और पार्टी कठिन हो जाएगा। और कठिन हो हम्म। जाएगा। अब ऐसी हम्म। स्थिति में यदि मान ले कि बंगाल भाजपा जीत जाती है, तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए आप क्या भविष्य देख रही हैं? क्योंकि 10 साल वो सत्ता से दूर रहे हैं। अब यदि अगले 5 साल के लिए भी वो पावर में नहीं आ पाते हैं, तो ये तो किसी भी पार्टी के लिए, काडर के लिए, लीडरशिप के लिए बहुत ही मुश्किल वाला टाइम हो जाएगा। देखिए, चैलेंजिंग और हो जाएगा, मैं मानती हूँ। बट आज की तारीख में अगर आप देखें तो ऑपोजिशन में और कोई पार्टी नहीं है। और अखिलेश यादव की ऑपोजिशन का जो स्पेस है वो तो रहेगा। लोकसभा में तीसरी बड़ी पार्टी रहेंगे ही वो। जी देखिए, चुनावी इलेक्शंस हारना एक बात होती है। अगर अगर कांग्रेस को देखिए कितने चुनाव हारे, फिर उन्होंने वापसी 100 सीटों पे करी पार्लियामेंट में। और जी कभी भी जब बात होती है नेशनल लेवल पे एक ऑल्टरनेटिव की, वो चाहे एक ये आदमी ये कहता है अरे कांग्रेस कैसे होगी, बट बात तो कांग्रेस की करता है जी कि जब जी भी आएगी तो कांग्रेस ही आएगी, चाहे वो जी एक थर्ड फ्रंट बना के आए। तो जी उसी तरह से अखिलेश यादव एक फैक्टर रहेंगे। अखिलेश जी यादव का मतलब समाजवादी पार्टी। और मेरा जहां तक ख्याल है उससे हो सकता है ऑपोजिशन और थ्रेटन फील करे जी और साथ में आ जाए और साथ में मिलके लड़े चुनाव को। तो इलेक्शन जीतना हारना एक जगह है, पर ये सोचना कि पार्टी बहुत कमजोर हो जाएगी, वीक हो जाएगी, वो मुझे अभी नहीं नजर आता है। नहीं। क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बीजेपी की रही, फिर मायावती आई, जी मायावती के बाद अखिलेश आ गए। जी तो ये तो चल रहा है। फिर उसके बाद बीजेपी रही, बीजेपी थोड़ी कमजोर हुई। आप देखिए ना कहाँ बीजेपी थी राम मंदिर के जमाने में। फिर बिल्कुल। उसके बाद बीजेपी आई, फिर 2024 में उनको बहुत बड़ा सेटबैक हुआ, वो भी जी उनका वोट परसेंटेज बड़ा है, बस सीटें कम हुई हैं ओवर द सीटें कम इयर्स। हो गई तो हैं। ऐसा नहीं है, नहीं मैडम, मुश्किल हो जाएगी। विधानसभा के चुनाव में भी देखें तो 2017 के मुकाबले 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की सीटें घटी हैं। इसी तरीके से जी जी 2014 का लोकसभा चुनाव देखें, 2019 का लोकसभा चुनाव देखें, 2024 का लोकसभा चुनाव देखें, तो स्टेप जी बाय स्टेप भाजपा के लिए चैलेंजेस बढ़े हैं और जी उनकी जी। सीटें कम हुई हाँ हैं। हाँ, तो वो तो देखिए पॉलिटिक्स में कांग्रेस इतने सालों तक रूल करा, अब आज कहाँ पे है। और कल क्या पता वो वापिस आ जाए, किसी ने सोचा नहीं था वो 100 सीटें भी लेकर आएंगे 47 में जाके, 47 पे जी जाके जी पार्लियामेंट में। तो जो ये चुनावी गणित तो चुनावी होता है, ये तो एक अलग होता है। बट अगर अखिलेश अपनी ऑपोजिशन एज द मेन ऑपोजिशन की पार्टी स्पेस जो है वो उनको होल्ड करना है। अगर ये 27 का चुनाव वो हार जाते हैं तो भी उनको वो होल्ड करना पड़ेगा, जिससे कि 29 की लड़ाई होगी वो। जी जी तो बिल्कुल। उनका जो वोट बैंक है, मुझे नहीं लगता कि वो डेजर्ट करके चला जाएगा, कि वो तो अपने वोट बैंक को इस समय एक्सपैंड कर रहे हैं। जी तो वो लड़ाई में हमेशा रहेंगे। ये रहेंगे। हो सकता है सेटबैक्स हो, कुछ वर्कर्स चले जाए, कुछ नेता लोग चले जाए, ये होगा, जी पार्टी से कुछ एक्सोडस हो सकता है। एक एक बड़ी पार्टी की का जिक्र हम लोगों की इस चर्चा में अभी तक नहीं आया, उस पर थोड़ा छोटा ही जवाब आपसे चाहेंगे मैडम। बहुजन समाज पार्टी के बारे में कोई भी चर्चा नहीं हुई। सत्ता पक्ष में भाजपा या विपक्ष में अखिलेश यादव, या सत्ता में अखिलेश यादव विपक्ष में भाजपा। बहन जी का कोई कंट्रीब्यूशन क्या यूपी पॉलिटिक्स में? अब कंट्रीब्यूशन कहें या रेलिवेंस कहें। देखिए वो तभी होगा, बीएसपी के पास अभी भी लास्ट टाइम 7-8% वोट था। अभी भी उनका एक सेक्शन ऑफ वोटर है जो उनकी तरफ देख रहा है। वो शक करता है कि ये लोग बीजेपी के साथ है, बट अभी भी देख रहा है। पर बहन जी को सड़क की राजनीति करनी पड़ेगी। वो घर बैठ के, जैसे उन्होंने साइकिल चलाई, जैसे उन्होंने मीटिंग्स करी, जैसे उन्होंने भाषण दिए, अगर वो आज की तारीख में खुद नहीं करती तो उनको आकाश को घर घर गली गली बेचना पड़ेगा। भेजना तभी पड़ेगा। बीएसपी का रिवाइवल होगा, नहीं तो अब
दलित वोटों पे सबकी नजर है, अखिलेश की भी है, बिल्कुल। बीजेपी की भी है, वो बट रहा है चारों बिल्कुल। तरफ से। बिल्कुल। वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैडम, ठीक है। मुझे लगता है कि सिर्फ माहौल की बात से, माहौल का तो फर्क चुनाव पे पड़ता ही है, लेकिन इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति दिख रही है पश्चिम से लेके पूरब तक, भाजपा के अंदर अपने ही अंतर्द्वंद से पार्टी को लड़ना पड़ रहा है। मैं किस अंतर्द्वंद की बात कर रहा हूं ये थोड़ा सा आपको एक दो एग्जांपल से बताना चाहता हूं। जैसे अभी पिछले दिनों यूजीसी का मैटर हुआ, उस पर बीजेपी में अलग अलग राय दिखी। इसके बाद शंकराचार्य के मामले पर अलग अलग राय दिखी। वो तो बाइफरकेशन इतना था कि चीफ मिनिस्टर की लाइन अलग थी और बाकी डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स की लाइन अलग थी। इसके अलावा हम्म। अभी हाल ही में मेरठ में एक अंतर्राष्ट्रीय जाट सम्मेलन हुआ। वहां प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के लिए कुछ आपत्तिजनक बातें कही गई, लेकिन मंच पर बीजेपी के नेता संजीव बालियान मौजूद रहे, उन्होंने कोई बात नहीं कही उसके खिलाफ में। और बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन ने उनको एक शो कॉज नोटिस भी भेजा है, ऐसा पता चला। तो माहौल तो ठीक है कि यदि बंगाल में भाजपा की सरकार बन जाती है तो एक बहुत माहौल बनेगा उसके पक्ष में यूपी के इलेक्शन के लिए। लेकिन बीजेपी अपने जो अंदर खाने लड़ाई चल रही है उसको कैसे समेटेगी? बीजेपी के जो अंदर खाने हैं तो उसका फर्क पड़ेगा। और ज्यादा फर्क ये पड़ेगा कि जो ब्राह्मण थोड़े नाराज हैं, ब्राह्मण हो सकता है कि वो छोड़ के ना जाए, बट हो सकता है उस तादाद में वोट भी ना दे। जैसे पिछली बारी ठाकुरों की नाराजगी थी, तो उन्होंने और किसी को नहीं दिया तो वो घर से भी नहीं निकले। उनके घर की औरतें वैसे भी कम निकलती हैं वहां पे। बट बीजेपी का जो हार्ड वर्क है, बीजेपी जो मेहनत करती है, और बीजेपी का जो इलेक्शन मैनेजमेंट है, वो जब आप देखेंगे, जब लास्ट मिनट होगा वो किस तरह से गोटियां बिठाते हैं, उस पे डिपेंड करता है। हम्म। और उनको एक और चीज जो उनको मदद करती है, वो है एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स, जो कि बहुत बढ़ गए हैं। तो अगर जैसे ही लोग कहते हैं ना कि हम चाहते हैं चेंज हो, अब लोग बात कर रहे हैं कि हम चाहते हैं, अब एक कहते हैं ना इलेक्शन फिटीक हो गया, हम जी चाहते हैं जी। चेंज आए, अब यूपी में जी चेंज आना चाहिए। फिर जैसे ही वो देखते हैं तो वो कहते हैं अरे अखिलेश जी का आने का मतलब है मुस्लिम्स को हावी होना। तो जी। एक दो तीन फैक्टर्स हैं जो बीजेपी की मदद करते हैं। रहा योगी जी जो है, योगी जी का वही वोट बैंक है जो बीजेपी का वोट बैंक है, बट वो एक ब्रांड है। वो जी आज की तारीख में उनके ऊपर शंकराचार्य ने कह लिया, किसी ने कह रहे हो, वो अपनी जगह पे और कोई बीजेपी के चीफ मिनिस्टर होते तो शायद अभी तक हट गए होते। जी। बट वो जी बिल्कुल तटस्थ बैठे हुए हैं वहां पे, क्योंकि जी। जी बीजेपी जानती है कि उनके हटने से वो शायद फायदा उतना नहीं करा सकते जितना नुकसान कर सकते हैं। फिर बिल्कुल। उनका जो आरएसएस काडर है, जो आरएसएस घर घर जाके बात करती है, जो पन्ना प्रमुख की पॉलिटिक्स है, जो उन्होंने अभी से अपने मंत्रियों को लगा रखा है, पूरी मशीनरी को लगा रखा है। देखिए, उनके पास जो धन है, जो उनके पास साधन है, जो उनके पास वर्कर है, उसके हिसाब से समाजवादी पार्टी तो अभी उस हिसाब से देखे हर चीज में धन बल, पब्लिक वाला कार्ड, हर तरह से देखे तो वो तो छोटी पार्टी है। वो एक, अगर आप देखें अभी आया है फंड्स की अगर बात करें तो जी अभी रिपोर्ट आई है कि कितना बीजेपी को मिला, कितना अलग पार्टीज को मिला। जी। जी। तो और दूसरा वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे वही है, तो हम्म। उसका भी एक एडवांटेज होता है। तो बीजेपी अभी अच्छी लड़ने की उसमें, चाहे कितने इंटरनल डिफरेंसेस हो, और जी। अभी तो और बढ़ सकते हैं जब टिकट होगा, बट अभी इस हालत में है कि अच्छी तरह से लड़े। जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो 27 में, उससे पहले देखेंगे। अभी नहीं। एक एक बात कही आपने मैडम कि शंकराचार्य के मामले पर किसी ने ऐसा स्टेप लिया होता तो वो अब तक हट गया होता। मैं ये समझना चाहता हूं कि अक्सर ये चर्चा होती है कि दिल्ली और यूपी, इन दोनों के नेतृत्व में कुछ रसाकसी, खींचतान या एका नहीं है। क्या आपको लगता है कि इस संघर्ष में योगी आदित्यनाथ आगे हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, मैं पता नहीं बीजेपी को जितना मैंने देखा है, पहले लोग कहते थे अडवाणी जी और वाजपेयी जी की नहीं बनती है जी। ना, दोनों के अलग बिल्कुल। अलग रोल थे। हाँ, हाँ। आज हम कह रहे हैं दिल्ली और लखनऊ की नहीं बनती है, जी जी फिर भी जी। वो चल रहे हैं, है जी ना। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स होती है थोड़ी सी।
आई थिंक एक कंट्रोल की पॉलिटिक्स होती है जी कि जो दिल्ली की लीडरशिप है वो चाहती है हर स्टेट में हमारा कंट्रोल रहे, वो बिल्कुल। सेंट्रलाइज किया जाता है, पावर को सेंट्रलाइज किया जाता है। पर योगी के साथ ये है कि योगी शंकराचार्य जी को संत समाज का ही नहीं उतना सपोर्ट मिला। जी एक तो बिल्कुल वो जिसके खिलाफ बोल रहे थे वो खुद एक संत है। देखिए बिल्कुल जो गोरखनाथ पीठ है उसकी एक अपनी जगह है, एक अपना बिल्कुल स्थान है। बिल्कुल। योगी जी अब क्योंकि चीफ मिनिस्टर बन गए तो 10 तरह की बातें की जा सकती हैं, जी जी बट वो उस मठाधीश है और उनके जो गुरु थे उन्होंने जन्मभूमि में उसका सब में बहुत उनका रोल रहा है। तो आप बिल्कुल देखिए संत समाज कहाँ आया खुल के, इनके कहाँ आया? ना तो मतलब वो तटस्थ रहा, न्यूट्रल रहा। उसने ना उनके शंकराचार्य जी के साथ रहे वो, और ना ही वो योगी जी के साथ बहुत ज्यादा जी जो आए, जो 4-5 लोग वोकल थे उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। बिल्कुल तो आप बिल्कुल। देखिए संत समाज ने भी अपने को थोड़ा सा अलग कर लिया, जी तो जी इसलिए उसका इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ। मुझे लगता है शंकराचार्य जी ने भी अपनी सीमाओं को लांघा। उन्होंने बिल्कुल। वो बातें कही और वो भाषा का प्रयोग करा। वो जी धर्म की बात करते ना, वो भी राजनीति करने नहीं, लग गए। उसमें उसमें एक चीज ये भी दिखा कि कभी भी प्रयागराज में लगने वाले माघ मेला में किसी शंकराचार्य के शाही स्नान का आज तक कभी रिवाज नहीं रहा है। और अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती माघ मेले में पहुंचे थे, इस ये भी बात लोगों को नहीं समझ नहीं में आ नहीं रही वो थी बात कि ठीक है, नहीं नहीं वो बात ठीक है आपकी, बट कुंभ मेले के वक्त पे उन्होंने जो जो बयान दिए, जी अगर आप देखें तो आपको लगता है कि आरएसएस और दिल्ली की लीडरशिप योगी को यहाँ तक आज उन्होंने शंकराचार्य पे भी क्वेश्चन मार्क कर दिया, क्योंकि शंकराचार्य जी जो थे उन्होंने प्रधानमंत्री को भी तो नहीं छोड़ा था ना। बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। मोदी जी के भी तो खिलाफ बहुत बोला, अमित शाह जी के खिलाफ बोला। तो जी मुझे लगता है कहीं से योगी जी को एक जो कहते हैं ना साइलेंट सपोर्ट था कि बिल्कुल। आप जो कर रहे हैं उससे दिल्ली लीडरशिप नाराज नहीं थी। नहीं अगर वो नाराज होती तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ होता। मतलब जैसे अभी आप देखिए इराक ईरान वॉर पे यहाँ पे मुस्लिम शिया लोग आए हैं, उन्होंने कई कुछ जगहों पे पैसा इकट्ठा करके भेजने की बात करी है, कुछ पोस्टर्स लगे हैं खमने के। बिल्कुल। योगी जी कुछ नहीं कह रहे हैं, तो जी ये योगी जी को तो किसी ने रोका होगा ना, नहीं तो वो तो नहीं अलाउ करते कि आपके इमाम बाड़े में और जगह पे उनके पोस्टर्स लगे हुए हों। बिल्कुल। कहीं पे उनको मैसेज होगा कि इस चीज को लार्जर इंटरेस्ट में, कंट्री के लार्जर इंटरेस्ट में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के तहत जी आप इस पे ज्यादा ना जी इंटरफेयर करें। तो जी ये कुछ देखिए दिल्ली और इनकी अपनी सुप्रीमेसी की लड़ाई है। योगी डिफरेंट आदमी है, वो आरएसएस से नहीं है, उस डिसिप्लिन में नहीं बन सकते हैं कि आपने बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान को कहा हट जाओ तो वो हट गए। योगी को हटाना, उनकी थोड़ी कंसेंट से ही वो हटेंगे। इलेक्शन तक तो वो पक्की बात है, वो जानते हैं कि मेरे को हटाने में 10 बारी बीजेपी की लीडरशिप सोचेगी, बिल्कुल और बिल्कुल। वो अपनी यूटिलिटी भी जानते हैं। जी जी। तो कुल मिला के मैडम बात इतने पे आके खड़ी हुई कि बंगाल चुनाव के नतीजों पे सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि यूपी के नतीजों को किस ओर जाना है ये बहुत कुछ बंगाल चुनाव का नतीजा तय करेगा। इसमें भारतीय जनता जी पार्टी का भी भविष्य है, अखिलेश यादव का भी भविष्य है और ममता बनर्जी का भी भविष्य है। जी जी। थैंक यू। थैंक यू मैडम, आपने बोले भारत के लिए समय थैंक निकाला, यू। इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। एक किसी अन्य पॉलिटिकल इशू पे आपसे फिर बात करेंगे।